आजकल हर तरफ बस वजन घटाने वाली कुछ नई दवाओं की ही चर्चा है। ओजेम्पिक, वेगोवी। नाम तो बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ, और कहा जा रहा है कि ये दवाएं वो जिद्दी वजन भी घटा रही हैं जो मतलब सालों से नहीं गया। लोग इन्हें ले रहे हैं और उनकी भूख जैसे गायब हो रही है। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई बड़ा बायोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज छिपा है। आज हम इन्हीं GLP-1 ड्रग्स की तह तक जाएंगे। हमारे सामने कुछ बुनियादी सवाल हैं। ये दवाएं आखिर काम कैसे करती हैं, और अगर ये काम करती भी हैं तो शरीर को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। क्या अपने शरीर के सर्वाइवल सिस्टम को इस तरह से ओवरराइड करना लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आइडिया है? इस पूरे विश्लेषण के लिए जो जानकारी हमने इस्तेमाल की है उसे शरद मिश्रा ने संकलित, शोधित और समीक्षित किया है। वो एक होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। और यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि दवाएं काम करती हैं या नहीं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल काम करती हैं। असली सवाल ये है कि जब हम शरीर की उस बायोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करते हैं जो लाखों सालों में हमें जिंदा रखने के लिए बनी है, तो उसकी कीमत क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल कॉस्ट? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इन दवाओं का नाम है GLP-1 एगोनिस्ट्स। इस GLP-1 का पूरा नाम है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। अब इसके नाम में ग्लूकागॉन है, तो क्या ये दोनों हार्मोन एक जैसे ही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर पूरा कंफ्यूजन शुरू होता है। नाम में समानता है, स्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं समानता, लेकिन इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं? कैसे? बिल्कुल। पहले ग्लूकागॉन को समझते हैं। ये पैंक्रियास के अल्फा सेल्स में बनता है और तब रिलीज होता है जब आप खाना नहीं खा रहे होते, यानी उपवास की हालत में। हाँ, फास्टिंग स्टेट में। इसका काम है लिवर को सिग्नल देना कि वो जमा की हुई एनर्जी मतलब ग्लाइकोजन उसको तोड़कर खून में ग्लूकोज रिलीज करे। ओके, सीधे शब्दों में ये शरीर का एनर्जी मोबिलाइजर है। ये कहता है अभी बाहर से खाना नहीं आ रहा, अंदर जो स्टोर है उसे इस्तेमाल करो। ओके, तो ग्लूकागॉन फास्टिंग स्टेट का हार्मोन है, तो फिर GLP-1 क्या करता है? GLP-1 इसका ठीक उल्टा है। ये पैनक्रियाज में नहीं बल्कि हमारी आंतों, इंटेस्टाइन्स के L सेल्स में बनता है, और ये तब रिलीज होता है जब हम खाना खाते हैं। खाने के बाद? हाँ, जैसे ही खाना आंतों में पहुंचता है GLP-1 रिलीज होता है और 2-3 जरूरी काम करता है। पहला, ये पैनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करने का सिग्नल देता है ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल हो। बिल्कुल। और दूसरा, ये पेट को खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। पेट को खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करता है, इसका मतलब ये है कि खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है। इससे ग्लूकोज खून में धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता है और ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक नहीं आता। तो GLP-1 एक फेड स्टेट का हार्मोन है। ये शरीर को बताता है खाना आ गया है, आराम से पचाओ, और इसी वजह से ये भूख को भी दबाता है। जाहिर है, खाना खाने के तुरंत बाद और भूख तो नहीं लगनी चाहिए। एग्जैक्टली। समझ गया। तो ग्लूकागॉन कहता है एनर्जी इस्तेमाल करो, और GLP-1 कहता है एनर्जी आ गई है, सब कुछ धीमा कर दो। ये तो शरीर का एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम लगता है। एक तरह का नेचुरल ऑन ऑफ स्विच है ना? बिल्कुल। इसी को मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। शरीर को पता है कि कब एनर्जी जुटानी है और कब उसे स्टोर करना है। ये एक लय है जो हमें स्वस्थ रखती है। ओके, अब यहाँ पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। अगर ये कितना परफेक्ट नेचुरल सिस्टम है, तो ये दवाएं इस सिस्टम को हाईजैक कैसे कर रही हैं? ये दवाएं एगोनिस्ट हैं, मतलब ये नेचुरल GLP-1 की नकल करती हैं, उसके जैसा ही काम करती हैं, लेकिन एक बहुत बड़े और मैं कहूंगी बहुत खतरनाक अंतर के साथ। और वो अंतर क्या है? टाइमिंग और ड्यूरेशन का। आपका नेचुरल GLP-1 सिर्फ तब रिलीज होता है जब खाना पेट में हो, और वो भी बस कुछ मिनटों के लिए। कुछ मिनटों के लिए? हाँ, काम खत्म होते वो चला जाता है। लेकिन ये दवाएं, ये उस सिग्नल को 24 घंटे, 7 दिन, हफ्तों तक ऑन रखती हैं। वेट अ सेकंड, इसका मतलब शरीर को लगातार बिना रुके ये सिग्नल मिल रहा है कि खाना आ गया है, पेट भरा हुआ है। हाँ, भले ही उस इंसान ने 12 घंटे से कुछ ना खाया हो। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इससे एक क्रॉनिक सटाइटी मतलब लगातार पेट भरे होने की फीलिंग आती है, और जब पेट भरा महसूस होगा तो इंसान खाना कम खाएगा और वजन घटेगा। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक विरोधाभास है, राइट? दिमाग को लग रहा है कि पेट भरा है, पर शरीर को तो एनर्जी मिल नहीं रही। यहीं पर सारी समस्या की जड़ है। इसे एक पैराडॉक्स समझिए। दिमाग फेड स्टेट में है, लेकिन शरीर स्टारवेशन स्टेट में। ओह, शरीर को एनर्जी की सख्त जरूरत है, लेकिन दवा ने उस सिस्टम को भी बंद कर दिया है जो एनर्जी जुटाता है, यानी ग्लूकागॉन।
दवा GLP-1 की नकल करके ग्लूकागॉन को भी दबा देती है। तो शरीर एक अजीब सी स्थिति में फंस जाता है ना, बाहर से एनर्जी आ रही न वो अंदर से जुटा पा रहा है। बिल्कुल। ये तो शरीर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तो फिर इस धोखे की कीमत क्या है? What are the biological costs? चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। बिल्कुल। पहला और शायद सबसे बड़ा नुकसान है मांसपेशियों का नुकसान और मेटाबॉलिज्म का धीमा होना। मसल लॉस। हाँ, मसल लॉस एंड स्लो मेटाबॉलिज्म। जब शरीर को एनर्जी नहीं मिलती और ग्लूकागॉन भी दबा हुआ है तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर एनर्जी बनाना। एक मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि लोग तराजू पर जो वजन कम होता देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर चर्बी नहीं बल्कि उनके अपने मसल्स हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तो वजन घटाने के पूरे मकसद के ही खिलाफ जाता है। सही कहा। कई स्टडीज में देखा गया है कि इन दवाओं से घटने वाले वजन का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 40% तक लीन मसल मास होता है। और जब आप मसल्स खोते हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR भी गिर जाता है। BMR यानी वो रेट जिस पर हमारा शरीर आराम करते हुए कैलोरी जलाता है। सही। तो मसल्स खोने से आपकी ताकत, आपका स्टैमिना सब कम होता है और आपका शरीर भविष्य में और भी कम कैलोरी जलाने लगता है। आप एक तरह से वजन घटाने के लिए अपने शरीर का इंजन ही छोटा कर रहे हैं। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म हेल्थ और लॉन्जेविटी के लिए ये एक बहुत बुरा सौदा है। शरीर का इंजन ही छोटा कर देना, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन क्या होता है जब कोई इस दवा को लेना बंद कर देता है? क्या इंजन वापस पहले जैसा हो जाता है? नहीं। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा बायोलॉजिकल कॉस्ट, मेटाबॉलिक रीबाउंड। मेटाबॉलिक रीबाउंड। हाँ, जब कोई दवा लेना बंद करता है तो शरीर का जो एनर्जी बैलेंसिंग सिस्टम महीनों से दबा हुआ था वो अचानक से बौखला जाता है। ये कुछ योयो डाइटिंग जैसा लगता है, जहां वजन कम करने के बाद और तेजी से वापस आता है। आप इसे योयो डाइटिंग ऑन स्टेरॉइड्स कह सकती हैं। ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अच्छा। होता ये है कि आपका BMR तो पहले ही गिर चुका है, मतलब आपका शरीर कम कैलोरीज जला रहा है। ऊपर से दवा बंद होते ही दबी हुई भूख और हार्मोन्स पूरी ताकत से वापस आते हैं। और नतीजा शरीर फैट को बहुत तेजी से स्टोर करना शुरू कर देता है। कई मामलों में लोग पहले से भी ज्यादा वजन बढ़ा लेते हैं और इस बार जो वजन बढ़ता है वो ज्यादातर फैट होता है, मसल्स नहीं। ओह, तो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम एक तरह से डैमेज हो चुका होता है, कह सकते हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा है। आप वजन घटाने के लिए दवा लेते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, और जब आप दवा छोड़ते हैं तो वही धीमा मेटाबॉलिज्म आपको पहले से भी ज्यादा मोटा बना देता है। दैट्स रियली स्कैरी। चलिए तीसरे कॉस्ट पर आते हैं। तीसरा कॉस्ट सीधा हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा है। पेट और पाचन संबंधी समस्याएं, गट एंड डाइजेशन इश्यूज। ओके। जैसा हमने बात की, GLP-1 का एक काम पाचन को धीमा करना है। दवा इस प्राकृतिक प्रक्रिया को एक अप्राकृतिक स्तर तक ले जाती है। मतलब खाना पेट में बहुत ही ज्यादा देर तक पड़ा रहता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बिल्कुल। इसके आम लक्षण है ब्लोटिंग, गैस, एसिड रिफ्लक्स और कब्ज। खाना पेट में सड़ने लगता है जिससे आंत का माइक्रोबायोम भी बिगड़ सकता है। पर आपने कहा था सबसे गंभीर स्थिति। हाँ, सबसे गंभीर स्थिति है गैस्ट्रोपेरेसिस, जिसका शाब्दिक अर्थ है पेट का लकवा। स्टमक पैरालिसिस। पेट का लकवा। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये होता कैसे है? होता ये है कि दवा से मिलने वाले सिग्नल इतने मजबूत और लगातार होते हैं कि पेट की मांसपेशियां जो खाने को आगे धकेलती हैं वो काम करना ही बंद कर देती हैं। वो काम करना बंद कर देती हैं। हाँ, पेट एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। खाना घंटों या दिनों तक पेट में ही पड़ा रहता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोगों के लिए ये स्थिति स्थायी हो सकती है। स्थायी मतलब दवा बंद करने के बाद भी उनका पेट ठीक से काम नहीं करता? हाँ, कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है। पेट का हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाना, ये सुनने में ही खौफनाक है। और अगर पेट ही काम करना बंद कर दे तो जाहिर है शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी नहीं मिल रहे होंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। और यही है हमारा चौथा बायोलॉजिकल कॉस्ट, पोषक तत्वों की कमी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ये तो स्वाभाविक है। बहुत स्वाभाविक है। जब आपकी भूख ही मर गई है और आप बहुत कम खा रहे हैं तो शरीर को जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे? किस तरह के पोषक तत्वों की कमी का सबसे ज्यादा खतरा होता है? देखिए, प्रोटीन की कमी बहुत आम है जो मसल लॉस को और बढ़ाती है। इसके अलावा बी विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम और ट्रेस मिनरल्स की भी कमी हो सकती है। और इसके शुरुआती लक्षणों में
बालों का झड़ना, भयानक थकान और कमजोरी शामिल हो सकते हैं। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि सालों तक इन पोषक तत्वों की कमी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि ये दवाएं अभी नई हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने 4 बड़े नुकसानों की बात की: मसल लॉस, मेटाबॉलिक रीबाउंड, पेट का पैरालाइज होना और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। 5वां और आखिरी कॉस्ट क्या है? 5वां कॉस्ट इन सबको एक साथ जोड़ता है। वो है हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में गड़बड़ी। अच्छा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये दवाएं भूख को खत्म नहीं करती, वो सिर्फ भूख के सिग्नल को दबा देती हैं। मतलब वो हार्मोन्स कहीं नहीं जाते, वो बस चुप करा दिए जाते हैं। और जब दवा का असर खत्म होता है तो वो दबे हुए हार्मोन्स बदला लेने के लिए वापस आते हैं। ठीक यही होता है, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से वापस आते हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ शारीरिक भूख तक सीमित नहीं रहता, इसका असर दिमाग पर भी होता है। दिमाग पर कैसे? एक कॉन्सेप्ट है फूड सेलियंस, जिसका मतलब है कि खाना आपके दिमाग पर कितना हावी है। दवा बंद करने के बाद लोगों का फूड सेलियंस बहुत बढ़ जाता है। उनके दिमाग में हर समय खाने के ही विचार चलते रहते हैं। So it's not just a physical battle, it's a mental one too. दिमाग खाने के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाता है। बिल्कुल। भोजन से मिलने वाला रिवॉर्ड या प्लेजर भी बढ़ जाता है। इससे फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरह की निर्भरता है? हाँ, एक तरह की फार्माकोलॉजिकल डिपेंडेंसी पैदा करता है, जहां दवा के बिना सिस्टम को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सब इसके लायक है? ये दवाएं वजन घटाने का एक शॉर्टकट लगती हैं, लेकिन इनकी लंबी अवधि की बायोलॉजिकल कीमत बहुत ज्यादा नजर आती है। मसल लॉस, धीमा मेटाबॉलिज्म, पाचन समस्याएं, पोषक तत्वों की कमी और दिमागी निर्भरता, ये एक बहुत लंबी और डरावनी लिस्ट है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो एक बात समझनी होगी, केवल लक्षणों की गैर मौजूदगी का मतलब सुरक्षा नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक क्लासिक उदाहरण है हृदय रोग। किसी को हार्ट अटैक आने से एक दिन पहले तक कोई लक्षण नहीं होता, वो पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा होता है, लेकिन बीमारी उसके शरीर में 20-30 सालों से पनप रही होती है। और हार्ट अटैक उस बीमारी का पहला लक्षण होता है? एग्जैक्टली। हमें सिर्फ लक्षणों को यह तय करने का आधार नहीं बनाना चाहिए कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। सिर्फ इसलिए कि आज आपको कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर सब कुछ ठीक है। हमारा शरीर लाखों सालों के विकास का नतीजा है। इसके सर्वाइवल सिस्टम को, जो हमें जिंदा रखने के लिए बना है, उसे लंबे समय तक आर्टिफिशियल तरीके से दबाने के कुछ ना कुछ परिणाम तो होंगे ही। बिल्कुल, ये सिस्टम हमें जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए बना है, इसे चुप कराने के लिए नहीं। जब हम इसे चुप कराते हैं तो शरीर किसी और तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता है, और वो प्रतिक्रियाएं अक्सर उन 5 नुकसानों के रूप में सामने आती है जिनकी हमने आज बात की। सही। जाते जाते सभी के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। दवा से शरीर के सिग्नलों को चुप कराने के बजाय क्या हमें ये समझने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए कि ये सिग्नल पहली बार में असंतुलित हुए ही क्यों? मूल कारण को समझना। हाँ, और क्या हमें जीवन शैली और आहार के माध्यम से उस मूल कारण को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अगर आपको ये गहरी जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं।